वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रवि। वेरी गुड मॉर्निंग महेश अभय। गुड मॉर्निंग ललित। गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर कार एसी, और आज ऐसा करते हैं कि कार एसी को समाप्त कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम कंप्रेसर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, एक बार साउंड वगैरह चेक कर लेना, सब कुछ ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर कार एसी। तो सबसे पहले बच्चे आज हम जो बात करेंगे कार एसी के कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो कार एसी के जो कंपोनेंट होंगे, जो बेसिक हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। वेरी गुड मॉर्निंग हितेश। तो इससे पहले जो हमने देखा था हमारा जो बेसिक होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास इवेपोरेटर होता है, हमारे पास कंडेंसर होता है, हमारे पास कंप्रेसर होगा, ठीक है, और हमारे पास एक एक्सपेंशन डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक होता है। और रिसीवर ड्रायर भी होता है। ठीक है, रिसीवर ड्रायर क्या करता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले हमने जो बेसिक देखा है, सेम बेसिक यहाँ पर भी चलना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यानी कि इवेपोरेटर का जो फंक्शन होता है यहाँ पर भी वही होगा, कंडेंसर जो काम करता है यहाँ पर भी वही काम करेगा, रिसीवर रिसीवर जो होता है इसका भी काम आपका सेम ही होगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी लगभग सेम ही होती हैं। जो डिफरेंस आता है वो दो जगह से आता है। एक तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो डिफरेंस वाले पॉइंट है वो देखिएगा, यहां पर एक तो आपका मैग्नेटिक क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो कंप्रेसर चलाया जाता है यहाँ पर वो सीधा, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी बेल्ट, और ये बेल्ट कनेक्टेड होती है क्रैंकशाफ्ट से। यानी कि कंप्रेसर यहाँ पर जो चलाया जाता है ये आपका क्रैंकशाफ्ट से चलाया जाता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारा जो कंप्रेसर है, जो कंडेंसर है, जो रिसीवर ड्रायर है, जो एक्सपेंशन वाल्व है, ठीक है, और आपका जो इवेपोरेटर है, ये सेम आपके हैं। ठीक है, जैसा कि हमने सिंपल देखा है, आपका विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, वहां पर भी ये सभी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में से कंप्रेसर कह देगा, या कहीं कहीं पर आप इसे संपीड़क भी देख सकते हो। ठीक है, तो संपीड़क वही होगा, कंडेंसर वही होगा, रिसीवर ड्रायर वही होगा, आपका एक्सपेंशन वाल्व वही होगा। एक्सपेंशन को हिंदी में विस्तार कहा जाता है। ठीक है, या सिंपल आप क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन वाल्व। और वाष्पीकरण करता, ठीक है, या हम इसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेटर, या तो आप इसे इवेपोरेटर कह सकते हो, या सिंपल आपको क्या लिखा लिखा मिलेगा, वाष्पीकरण करता। तो ये सारी चीजें वही रहनी है जो आप इससे पहले पढ़ते आए। जो डिफरेंस है सबसे पहला वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो यहाँ पर हमें जानना है मैग्नेटिक क्लच क्या होता है, और दूसरा हमें जानना है यहाँ पर कि जो कंप्रेसर चलाया जाता है, ठीक है, ये आपका बेल्ट के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से चलाया जाता है। क्रैंक शाफ्ट बच्चे होती है जो इंजन की जो असली पावर जो निकल कर आती है वो क्रैंक शाफ्ट पर ही निकल कर आती है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या इंजन की स्पीड, यानी कि जिस स्पीड से व्हीकल चल रहा होगा, जो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड होती है ना, वही आपकी गाड़ी की स्पीड होगी। ठीक है, आपकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है, इसी क्रैंक शाफ्ट से आपके जो टायर वगैरह होते हैं जो घूमते हैं सीधा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इंजन की जो मेन पावर मिलती है वो क्रैंक शाफ्ट पर आपको मिलती है। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट ही चलाती है आपके जो कंप्रेसर होता है इसको। तो बच्चे मैं यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इंजन की स्पीड कम या ज्यादा होगी, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट भी कम या ज्यादा रोटेट करेगी, तो क्या कंप्रेसर पर इसका कोई असर पड़ेगा? ठीक है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर इंजन की स्पीड कम या ज्यादा होती है तो इसका कंप्रेसर के घूमने की स्पीड पर क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? अगर इंजन की स्पीड कम या ज्यादा होती है, ठीक है, तो क्या कंप्रेसर की स्पीड पर इसका कोई असर पड़ेगा? वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पर ये एक छोटी सी कमी पाई जाती है इस एसी में कि यह जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यह इंजन से कनेक्टेड होता है। ठीक है,
तो इंजन अगर तेजी से चल रहा है तो कंप्रेसर भी आपका तेजी से चलेगा, और इंजन अगर कम स्पीड से चल रहा है, ठीक है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट अगर धीरे धीरे घूम रही है तो कंप्रेसर भी आपका धीरे धीरे घूमेगा, ठीक है। ये इस एसी में एक डिसएडवांटेज पाया जाता है। यहां पर हम कांस्टेंट कूलिंग की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंपल एसी की आप बात करोगे, जो आपका विंडो एसी होता है, ठीक है, जो आपका स्प्लिट एसी होता है, वहां पर कंप्रेसर एक मोटर से चलता है, ठीक है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसी स्पीड से घूमता रहेगा और एक कांस्टेंट टेम्परेचर हम मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसका मेजर ड्रॉबैक है, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि यह जो पावर ले रहा है ये सीधा क्रैंकशाफ्ट से पावर ले रहा है, ठीक है। दूसरा, क्या मैं आपसे अगर कहूं कि इसका गाड़ी के माइलेज पर कोई असर पड़ेगा, यानी कि अगर हम एसी चलाते हैं तो क्या फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जब हम एसी चलाते हैं तो इसका फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, इसका फ्यूल कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो ईंधन की खपत है ये कम होगी या ज्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि अगर हम कंप्रेसर यूज करते हैं तो इस केस में इंजन की खपत कम या ज्यादा हो सकती है क्या। अगर हम एसी यूज कर रहे हैं तो क्या इंजन की खपत कम या ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर इसका गाड़ी के माइलेज पर भी बिल्कुल असर पड़ता है। तो ये दो मोटी मोटी चीजें हैं आपको याद रखनी है कि अगर इंजन कम स्पीड से घूमेगा तो कंप्रेसर भी हमारा कम स्पीड से घूमेगा और कूलिंग भी कम होगी। इंजन अगर तेजी से घूमेगा कंप्रेसर भी तेजी से घूमेगा और यहाँ पर कूलिंग भी अच्छे से होगी, ठीक है। चलिए फिर बच्चे बात आती है कि मैग्नेटिक क्लच क्या होता है। तो बच्चे सभी लोग जानते हैं, देखिए गाड़ियों में भी आपके क्या होता है, क्लच होता है, ठीक है, और क्लच आप जैसे ही प्रेस करते हो तो इंजन आपका फ्रीली रोटेट करने लगता है, ठीक है। जैसे ही आप छोड़ते हो तो आपका एंगेज पोजीशन में आ जाता है और गाड़ी आपकी चलने लगती है, ठीक है। सेम फंक्शन बच्चे यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये आपको जो आगे वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या होता है, क्लच, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लच। ये जो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ, इसे ही कहा जाता है क्लच। और क्लच भी आपका होता है मैग्नेटिक। आपको आगे वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसे ही हम बोलते हैं क्लच। ये आपका है क्लच, और क्लच भी कौन सा है, ये क्लच आपका है मैग्नेटिक क्लच। अब बात आती है कि भाई ये मैग्नेटिक क्लच क्या होता है। एक बार आपको मैं दिखाता हूं पूरा एक किस तरह से अरेंज होता है। क्लच फंक्शन किस तरह से करता है और ये किस तरह से आपको दिखाई देगा। चलिए सेपरेट फिगर शायद यहाँ पर है नहीं अभी, तो बच्चे सुनना एक बार होता क्या है ध्यान से। बच्चे मैग्नेटिक क्लच हम इसे क्यों करें, क्योंकि ये आपका सबसे पहला तो विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगा। अब इसमें होता क्या है, अगर एसी आपने नहीं चला रखा है, ठीक है, तो उस केस में पीछे वाला क्या है, ये कंप्रेसर है, ये पुली है और ये क्या है, क्लच है, ठीक है। और क्लच आपका और कंप्रेसर ये एक ही शाफ्ट पर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर बच्चे यहाँ पर आपने एसी नहीं चला रखा है तो उस केस में पुली पर जो बेल्ट है यह बेल्ट आपकी कनेक्टेड होगी क्रैंक शाफ्ट पर जो पुली लगी होगी उसकी बेल्ट से, ठीक है, और ये उस केस में फ्री रोटेट करता रहेगा, ठीक है। अगर आपने एसी नहीं चला रखा है तो उस केस में जो ये पुली लगी होगी ये पुली क्या करती रहेगी, फ्री रोटेट करती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर जो वाइंडिंग होगी उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और ये क्लच क्या होता है, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक, और इसके साथ क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है। और यह क्लच जो कनेक्टेड होता है कंप्रेसर पर लगी शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे यह क्लच अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, और यह पुली के साथ घूमना शुरू कर देता है जिससे कंप्रेसर चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये काम आपका होता है मैग्नेटिक क्लच का, ठीक है। मैग्नेटिक क्लच हम यूज करते हैं कंप्रेसर को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए, ठीक है। अगर हमारा स्विच ऑन है उस केस में क्लच पुली से थोड़ा सा अलग होगा और ये पुली जो होगी ये बेल्ट से फ्री रोटेट करती रहेगी, खाली घूमती रहेगी बस ऐसे ही, ठीक है, और कोई कूलिंग नहीं होगी क्योंकि कंप्रेसर आपका भी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो क्लच अंदर जाएगा, पुली के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है,
यह पुली के साथ घूमने लगेगा और क्लच जो कनेक्टेड होता है यह कंप्रेसर के हिसाब से कनेक्टेड होगा, कंप्रेसर भी आपका घूमने लगेगा और यहाँ पर इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर बच्चे सेम इसमें थर्मोस्टेट लगा होगा। थर्मोस्टेट क्या करता है, कंप्रेसर को चालू या बंद करता है। ठीक है, जितना टेम्परेचर हमें अचीव करना है उतना टेम्परेचर हो जाता है तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, अपने आप ही कंप्रेसर को बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थर्मोस्टेट का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा बच्चे, हम बात करें कंपोनेंट की। कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं हमारे किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, यहाँ पर भी सेम होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी कंप्रेसर होगा, यहाँ पर भी कंडेंसर होगा, यहाँ पर भी रिसीवर ड्रायर होगा, एक्सपेंशन वाल्व होगा, इवेपोरेटर होगा। ये सभी बेसिक कंपोनेंट बिल्कुल होंगे। इसके अलावा जो डिफरेंस आता है, सबसे पहला यहाँ पर मैग्नेटिक क्लच का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक क्लच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो कंप्रेसर होता है इसे पुली के साथ एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। ठीक है, और पुली आपकी जो कनेक्टेड होती है बेल्ट के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और इस फिगर में आप ये सारी चीजें देख सकते हो कि किस तरह से आपका ये पूरा अरेंजमेंट होता है। तो देखिएगा ये इधर यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर के पीछे क्या है, रेडिएटर। ठीक है, तो जब आप सामने से देखते हो आपको जो दिखता है ये क्या होता है, कंडेंसर होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये आपकी हीटर कोर हो गई। यहाँ पर आप देखोगे इवेपोरेटर है। ठीक है, इवेपोरेटर से पहले क्या होगा, एक्सपेंशन वाल्व होगा, ब्लोअर आपका। तो सारी चीजें इसमें इस तरह से अरेंज होती हैं। एक फिगर आप और देख सकते हो, हमारे पास कंडेंसर होगा, ठीक है, हमारे पास कंप्रेसर है, हमारे पास इवेपोरेटर है और हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये होते हैं कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। कंपोनेंट के अगर नाम की हम बात करेंगे तो ये आपके होते हैं कंपोनेंट्स, कंप्रेसर, मैग्नेटिक क्लच, कंडेंसर, रिसीवर ड्रायर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बच्चे आपको जो दिख रहा है, ठीक है, सामने से जो आप देखते हो गाड़ी में जो आपको दिखता है ये क्या होता है, कंडेंसर। ये होता है कंडेंसर। और कंडेंसर क्या करता है, हम सभी लोग जानते हैं कि सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में जो हीट का रिजेक्शन करना होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है, ये आपका कंडेंसर के थ्रू होता है। ठीक है, साइकिल पूरी किस तरह से होती है मैं आपको बता चुका हूं कि कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है ये आपका कंप्रेसर की बात करता है, यानी कि इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसके पास एनर्जी अच्छी खासी होती है। ठीक है, और कंडेंसर में क्या होगा, हीट रिजेक्शन। इसके बाद आपको जो मिलता है, आपको लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है। इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम एक रिसीवर ड्रायर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, रिसीवर ड्रायर क्या होता है, स्टोरेज टैंक ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ड्रायर वर हम यूज करते हैं क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर आ गया, अगर इसमें नमी आ गई है, रेफ्रिजरेंट में अगर नमी मिली हुई है, मॉइस्चर मिला हुआ है, तो ड्रायर इसे भी क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, तो कंडेंसर आपको जो दिखता है ये कुछ इस प्रकार का देख सकते हो आप लोग, इसे ही हम बोल रहे हैं कंडेंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए बच्चे, फिर बात आती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं ये एक कार एसी में कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कार एयर कंडीशनिंग यूनिट्स आर, ठीक है, तो इसमें एक होता है रियोस्टेट और 3 स्पीड फैन स्विच। ठीक है, एक रियोस्टेट यूज करते हैं जो कि बेसिकली कंट्रोल होता है, आपको जो ब्लोअर लगा होगा, पंखा बना होता है उस पर निशान। ठीक है, आपको हवा की स्पीड कम या ज्यादा करनी है, इसके लिए हम यूज करते हैं रियोस्टेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक 3 स्पीड फैन स्विच होता है। जनरली जो फैन को स्पीड दी जाती है ये 3 स्पीड हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल क्या करता है, ये टेम्परेचर को सेंस करेगा और उसी के अकॉर्डिंग कंप्रेसर को चालू या बंद करता है। ठीक है, इससे पहले जो थर्मोस्टेट का फंक्शन हमने पढ़ा था, सेम फंक्शन यहाँ पर भी होता है, वही थर्मोस्टेट का। ठीक है, रियोस्टेट क्या करता है, आपका फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, थर्मोस्टेट टेम्परेचर को सेंस करके एसी को चालू या बंद करने का काम करता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्लच मैं आपको बता ही चुका हूं, एंगेज या डिसएंगेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक क्लच का। फ्यूज आपका जो सिंपल होता है वही है। ठीक है, तो द रियोस्टेट अलाउज ए फुल रेंज ऑफ लोअर स्पीड फ्रॉम फुल फास्ट टू स्लो। कार एयर कंडीशनिंग यूनिट के विद्युत घटक हैं रियोस्टेट या 3 गति वाला पंखा स्विच,
थर्मोस्टेट की हम बात करते हैं, चुंबकीय क्लच हमारे पास होता है, फ्यूज होता है, और रियोस्टेट ब्लोअर गति को, पूरी श्रृंखला को पूर्ण तेज या धीमी गति की अनुमति देता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अगर एक कार एसी की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। तो ये कुछ नाम है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा नाम हम यूज कर रहे हैं और कौन सा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो रियोस्टेट या 3 स्पीड फैन स्विच, इसके अलावा थर्मोस्टेट, जो सिंपल आपका थर्मोस्टेट होता है वही है, मैग्नेटिक क्लच आपको मैं बता ही चुका हूं, ठीक है, फ्यूज, ठीक है, ये होता है आपका मैग्नेटिक क्लच। बोला भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? ये आपका हो जाता है यहां पर मैग्नेटिक क्लच। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अब सारे पार्ट्स को समझ लेते हैं। चलिए देखिएगा, द पर्पज ऑफ थर्मोस्टेट इज टू कंट्रोल इवेपोरेटर टेम्परेचर बाय साइक्लिंग द इलेक्ट्रिक क्लच यूज्ड ऑन द कंप्रेसर। ठीक है, थर्मोस्टेट का उद्देश्य कंप्रेसर पर इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रिक क्लच को साइक्लिक चलाकर वाष्पीकरणकर्ता के तापमान को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, इवेपोरेटर में हम कूलिंग की बात करते हैं। ठीक है, और थर्मोस्टेट क्या करता है, आपके कंप्रेसर को चालू या बंद करता है। द पर्पज ऑफ थर्मोस्टेट इज टू कंट्रोल इवेपोरेटर टेम्परेचर बाय साइक्लिंग द इलेक्ट्रिक क्लच यूज्ड ऑन द कंप्रेसर। कंप्रेसर को एंगेज और डिसएंगेज की पोजीशन में अगर लाना है तो हमें किसका इस्तेमाल करते हैं, हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक क्लच का। और मैग्नेटिक क्लच क्या होता है ये मैं आपको दिखाई चुका हूं। ठीक है, ये सामने वाला मैग्नेटिक क्लच होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, मैग्नेटिक क्लच पुली के साथ घूमना शुरू कर देगा और ये मैग्नेटिक क्लच जुड़ा हुआ होता है आपके कंप्रेसर से, तो आपका कंप्रेसर भी क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और कंप्रेसर अगर चालू पोजीशन में है तभी कूलिंग होती है, अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कोई कूलिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, द मैग्नेटिक क्लच इज यूज्ड टू एंगेज एंड डिसएंगेज द कंप्रेसर ऑन डिमांड फ्रॉम द थर्मोस्टेट इनसाइड द ऑटोमोबाइल। ठीक है, जब थर्मोस्टेट टेम्परेचर को सेंस करेगा और बताएगा कि अब कूलिंग की जरूरत है तो कंप्रेसर आपका घूमने लगेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, कंप्रेसर आपका बंद रहेगा। ऑटोमोबाइल के अंदर थर्मोस्टेट से मांग पर कंप्रेसर को चलाने के संलग्न करने और निकालने के लिए चुंबकीय क्लच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर पहले से ही कम है तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, कंप्रेसर को नहीं चालू करेगा। भाई अगर कोई चाहता है कि मैं बिल्कुल एकदम सर्दी पड़ रही है अच्छी खासी, टेम्परेचर पहले से ही 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और जो सेटिंग होती है नॉर्मली वो आपकी 18 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो कंप्रेसर आपका चालू ही नहीं होगा। तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, टेम्परेचर सेंस करेगा और जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कंप्रेसर को चालू या बंद करता है। कंप्रेसर किससे एंगेज या डिसएंगेज होता है, ये आपका मैग्नेटिक क्लच से एंगेज या डिसएंगेज होता है, क्योंकि यहां पर जो हम कंप्रेसर को चला रहे हैं ये एक बेल्ट के थ्रू हम क्रैंकशाफ्ट से चला रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो आपका मैग्नेटिक क्लच होता है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर चलता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई पार्ट नहीं है, ये आपका जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह स्टार्ट होगा तब आप समझ सकते हो। ठीक है, इट इज पावर्ड बाय द एसी क्लच रिले, बस ये नाम याद कर लेना। बाकी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, ठीक है, एक यूनिट आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो ये वर्ड आपको वहां पर क्लियर करा दिए जाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। एसी क्लच रिले क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो पार्ट हैं ये आपके इलेक्ट्रिकल के पार्ट हैं, तो इन्हें आप वहां पर समझ सकते हो। अभी सिंपल याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेट होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से होता है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट होती हैं और क्लच आपका पुली के साथ एंगेज हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें एसी क्लच रिले, ये वर्ड काफी आता है, एसी क्लच रिले, यह एसी क्लच रिले द्वारा संचालित होता है। इट इज पावर्ड बाय द एसी क्लच रिले। ठीक है, बाकी ये दोनों वर्ड किसके हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, ये वहां पर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कुछ कुछ पार्ट जो है, एक यूनिट शायद है, एक चैप्टर है शायद आपका, ये आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है पूरा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
When the AC switch inside the cabin is pressed, it causes current to flow through the relay and power the field coil inside the clutch। यहाँ पर बताया गया है कि आपका क्लच किस तरह से वर्क करता है। जब केबिन के अंदर किसी स्विच एसी स्विच दबाया जाता है तो यह रिले के माध्यम से करंट प्रवाहित करता है और क्लच के अंदर फील्ड कोयल को शक्ति प्रदान करता है। द जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्न्स अट्रैक्ट द क्लच ड्राइव प्लेट outwards and presses against the inside of the rotating pulley and then rotates with it। ठीक है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो यह पुली के साथ घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, द ड्राइव प्लेट इज माउंटेड ऑन द सेंट्रल शाफ्ट विच इन टर्न्स ड्राइव द कंप्रेसर। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा याद ये रखना है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो जो मैग्नेटिक क्लच होता है ये आपका पुली के साथ घूमेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक क्लच जिस शाफ्ट पर होगा उसी से आपका कंप्रेसर भी जुड़ा होता है, तो कंप्रेसर भी घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर आपका स्विच ऑन नहीं है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं जनरेट नहीं होगी और उस केस में आपकी पुली खाली रोटेट करती रहेगी, यानी कि क्लच जो होगा, मैग्नेटिक क्लच जो होगा, ये आपका डिसएंगेज पोजीशन में होगा। ठीक है, तो ये मेन वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। बाकी ये पूरी इसकी वर्किंग है, किस तरह से आपका ये ऑपरेट होता है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि अब बाकी का जो कार एयर कंडीशनर है इसके जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए जो मेन वर्किंग है, ठीक है, वो मैग्नेटिक क्लच का ही डिफरेंस है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपकी एक नॉर्मल प्रोसेस होती है सेम प्रोसेस यहां पर भी होगी। जो डिफरेंस यहां पर आ रहा है वो सिर्फ आपके मैग्नेटिक क्लच को लेकर आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक क्लच क्या करता है, सिंपल आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा होती है तो इसका एसी की कूलिंग कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर जो कंप्रेसर घूम रहा है, ठीक है, वो क्रैंक शाफ्ट से घूम रहा है। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट की स्पीड वही होती है जो आपकी गाड़ी की होती है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा है कंप्रेसर आपका तेजी से घूमेगा, कूलिंग अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन अगर क्रैंक शाफ्ट आपकी धीरे धीरे घूम रही है तो कूलिंग यहाँ पर कम होगी। दूसरा, कंप्रेसर मैंने आपको बताया था कि अप टू अच्छी खासी हॉर्स पावर ले लेता है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा हॉर्स पावर लेगा और ये पावर कहां से ले रहा है, क्रैंक शाफ्ट से ले रहा है। ठीक है, तो इसका इंजन के माइलेज पर भी असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप एसी ऑन करते हो तो उस केस में माइलेज कम हो जाता है, यानी कि फ्यूल कंजम्पशन कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बाकी अगर हम देखें इसकी ऑपरेटिंग किस तरह से होती है तो सिंपल वही है, एक एक स्टेप देख लेते हैं किस तरह से वर्किंग हो रही है पूरी। लेकिन इससे पहले हमने जो एसी का बेसिक पढ़ रखा है सेम वही आपको याद रखना है, उसके अलावा कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं। देखिएगा, स्टेप वन, सबसे पहले क्या होता है, द कंप्रेसर इज द पावर यूनिट ऑफ द एसी सिस्टम। कंप्रेसर सिस्टम की पावर यूनिट है, बिना कंप्रेसर के एसी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंप्रेसर का यहाँ पर मेन रोल होता है। अगर कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो कोई कूलिंग नहीं होगी। सिंपल दिमाग में बैठा लो, जो मेन है वो क्या है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर इज द पावर यूनिट ऑफ द एसी सिस्टम। कंप्रेसर एसी सिस्टम की पावर यूनिट है। इट इज पावर्ड बाय ए ड्रिवन बेल्ट कनेक्टेड टू द इंजन क्रैंकशाफ्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका जो कंप्रेसर चलता है इसके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है और यह बेल्ट जुड़ी हुई होती है क्रैंक शाफ्ट से, जैसे कि मैंने आपको इस फिगर में भी दिखाया है। या इसके अलावा कुछ और फिगर्स हो रहे हैं वो और देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे आप ये आप देख सकते हो, तो ये आपका कंप्रेसर है और कंप्रेसर बेल्ट के थ्रू आपका जुड़ा हुआ है। किससे, ये आपका बेल्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है। बोलो भाई, किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका बेल्ट के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे कहता है कि कंप्रेसर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है तो मैं आपको बता चुका हूं, नॉर्मली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम इस्तेमाल करते हैं। एक से दो सिलेंडर इसमें लगे हुए हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के ऊपर बेल्ट लगी हुई है और ये आगे किससे जुड़ी हुई होती है, ये आगे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। ये आगे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है।
कंप्रेसर दिख रहा है, कंप्रेसर के बाद फिर आपका रेफ्रिजरेंट जो जाता है कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में होगा हीट का रिजेक्शन, यानी कि कंप्रेसर के बाद कंडेंसर में जो एंटर करता है ये आपका वेपर होगा, यहाँ से लिक्विड होगा, ये आपका रिसीवर ड्रायर होगा, यानी कि लिक्विड को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और अगर इसमें मॉइस्चर है तो इसे क्या करता है, दूर कर देता है। फिर आपका एक्सपेंशन वाल्व लगा होगा, और फिर आपके बाद क्या होता है, इवेपोरेटर कोर। ठीक है, तो सारी चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जो कंप्रेसर आपका चल रहा है डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अलावा जो नॉर्मल आपकी वर्किंग होती है सेम वही है। ठीक है, नाम में एक बार क्लियरली लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये आपका लगा हुआ है कंप्रेसर, ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है कंडेंसर, ये आपका लगा हुआ है रिसीवर ड्रायर, ये आपका लगा हुआ है एक्सपेंशन वाल्व, और ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है इवेपोरेटर। तो भाई इतनी बात आपको समझ में आती है। एक डायग्राम और देखो अगर आपको दिख रहा होगा क्लियरली, पर मैं अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूँ कि आपको ये क्लियरली दिख रहा है या कहीं पर कोई समस्या है। ठीक है अंगद, बिल्कुल। चलिए, जो नॉर्मल पार्ट है सिर्फ उन्हीं के ही नाम याद रखिएगा, बाकी जरूरत नहीं है इतना। ठीक है बच्चे, तो स्टेप वन हम देख रहे थे। स्टेप वन में मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर जो है ये मेन यूनिट है आपकी, और कंप्रेसर जो चलाया जाता है यह एक बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है क्रैंकशाफ्ट से, इसे वहां से पावर मिलती है। When the AC system is turned on, the compressor pumps out refrigerant vapor under high pressure and high temperature to the condenser। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि इवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आता है निकलकर, ठीक है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, तो कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर को और तापमान को बढ़ा देता है, जिससे कंडेंसर में जाकर ये रेफ्रिजरेंट आसानी से हीट का रिजेक्शन कर सकता है। कंप्रेसर एसी सिस्टम की पावर यूनिट है, यह इंजन के क्रैंक शाफ्ट से जुड़े ड्राइव बेल्ट द्वारा संचालित होता है। जब एसी सिस्टम चालू होता है तो कंप्रेसर उच्च दाब और कंडेंसर को उच्च गर्मी के तहत, ठीक है, रेफ्रिजरेंट वाष्प को पंप करता है। ये सर्द वाष्प से अच्छा वर्ड है यहाँ पर, रेफ्रिजरेंट वाष्प, रेफ्रिजरेंट वाष्प को पंप करता है। चलिए, तो ये आपका स्टेप वन हो गया जिसमें कंप्रेसर की बात की गई है। स्टेप वन किसके लिए है, कि कंप्रेसर आपका किस तरह से कार्य करता है। स्टेप वन आपका है कंप्रेसर के लिए, कि यहाँ पर कंप्रेसर किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर स्टेप टू की तरफ। तो ये आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये किसका है, रिसीवर ड्रायर का। रिसीवर ड्रायर जो दिखता है ये आपका कुछ इस तरह का दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये जो लगा हुआ है इधर, ये वाला इससे जो आपको दिख रहा है, इसी हम क्या कर रहे हैं, रिसीवर ड्रायर। चलिए स्टेप टू की बात करते हैं। द कंडेंसर इज ए डिवाइस यूज टू चेंज द हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर टू ए लिक्विड। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंडेंसर में क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होगा, यानी कि कंडेंसर में जो एंटर करता है रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में करता है, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि यह एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर के फॉर्म में एंटर करेगा। जैसे जैसे इससे हीट का रिजेक्शन होगा, इसका
जो टेम्परेचर है डिक्रीज करता है और इसका फेस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें इसके एग्जिट पॉइंट पर हमें मिलता है लिक्विड। तो यह वेपर से इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, यह वेपर से इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फेस चेंज की हम बात करें तो फेस चेंज नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर ही रहेगा, लेकिन इसकी एनर्जी यानी कि लेटेंट हीट इससे क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। द कंडेंसर इज ए डिवाइस यूज्ड टू चेंज द हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर टू ए लिक्विड। कंडेंसर एक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च दबाव वाले, ठीक है, सर्द वाष्प को तरल में बदलने के लिए किया जाता है। ये आपका एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज माउंटेड अहेड ऑफ द इंजन रेडिएटर, ठीक है, यह आपके रेडिएटर के आगे लगा होता है। एंड इट लुक्स वेरी सिमिलर टू ए रेडिएटर विद इट्स पैरेलल ट्यूबिंग एंड टिनी कूलिंग फिन्स। ठीक है, बाकी सेम वही चीजें हैं कि क्या करता है, किस तरह से लगा हुआ होता है। तो मेन फंक्शन आपको याद रखना है जो कंडेंसर के इससे पहले भी था, सेम यहां पर भी होगा। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर सराउंडिंग में हीट का रिजेक्शन करता है। ठीक है, बाकी जो थ्योरी लिखी हुई है इतना आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। कहां पर लगा होता है, बस पोजीशन आप जान लो कि यह रेडिएटर के आगे लगा होता है। ठीक है, इट इज माउंटेड अहेड ऑफ द इंजन रेडिएटर। ठीक है, यह रेडिएटर के आगे लगा हुआ होता है। तो ये फिगर आप देख सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल पोजीशन दिख जाएगी। इस तरह का जो होता है ये आपका कंडेंसर होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत पतली पतली सी ट्यूब्स लगी होती हैं, ट्यूब्स के ऊपर फिन्स लगी होती हैं, और इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है हीट ट्रांसफर का, और ज्यादा हीट ट्रांसफर होता है। देखिए, अगर यहाँ से हीट के रिजेक्शन की फॉर्मूले की हम बात करेंगे तो ये आपका होता है Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो हीट ट्रांसफर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत पतली पतली सी ट्यूब्स लगी हुई हैं, और इसके ऊपर क्या है, बहुत बारीक बारीक सी फिन्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जो फिन्स हम लगाते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे हीट रिजेक्शन करने में आसानी होती है। तो ये सेम वही चीजें लिखी हुई हैं। कंडेंसर क्या करता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। किस तरह से करता है, पतली पतली ट्यूब होती हैं और इसके ऊपर फिन्स वगैरह लगी हुई होती हैं, जिससे हीट रिजेक्शन आसानी से यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपका होता है नॉर्मल कंडेंसर का फंक्शन। तो एक बार जल्दी से यहाँ तक मुझे बताओ किसी पॉइंट में अगर कोई डाउट है, बाकी फिर बढ़ते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। तो स्टेप वन में आपका कंप्रेसर ने अपना काम कर दिया, कंप्रेसर ने टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, कंडेंसर ने हीट का रिजेक्शन कर दिया। तो हम आ गए हैं अभी स्टेप टू तक। चलिए स्टेप टू के बाद बच्चे अगर हम बात करें तो हमारा आता है स्टेप थ्री। तो स्टेप थ्री में आप देख सकते हो अब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कहां पर आ गया है, वो हमारा आ जाता है रिसीवर पर। ठीक है, कंप्रेसर के बाद आया कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद कहां पर जाता है, रिसीवर में जाता है। जिस तरह से पहले जो काम हो रहा था सेम वही काम होगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, जो डिफरेंस है मैं आपको बता चुका हूं। तो कंप्रेसर के बाद आया कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद फिर ये आपका आता है रिसीवर ड्रायर में। ठीक है, ये क्या करता है रिसीवर ड्रायर, ये आपके लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर कर लेता है। और साथ ही साथ ड्रायर की हम बात करते हैं, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर है तो ये मॉइस्चर को रिमूव कर देता है। तो स्टेप थ्री की हम बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट मूव्स टू द रिसीवर ड्रायर, रेफ्रिजरेंट रिसीवर ड्रायर में चला जाता है। दिस इज द स्टोरेज टैंक फॉर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यह है तरल प्रेषितक के लिए एक भंडारण टैंक है। इट ऑल्सो रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, यह रेफ्रिजरेंट से नमी को भी हटा देता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट के साथ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किस तरह से कर सकता है मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका ये वेरी करेगा। जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है ये नेगेटिव में भी जा सकता है इसका तापमान, लेकिन अगर मॉइस्चर है, अगर पानी है, अगर मॉइस्चर है, अगर नमी आ गई है रेफ्रिजरेंट के साथ, तो हम सभी जानते हैं कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रीज हो जाएगा और पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है, चोक कर सकता है। तो इसीलिए हमें अगर मॉइस्चर आ गया, अगर नमी आ गई है, ठीक है, कहीं से थोड़ा बहुत लीकेज था, अंदर एयर चली गई, कंडेंस हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो इट ऑल्सो रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, यह रेफ्रिजरेंट से नमी को भी हटा देता है। मॉइस्चर इन द सिस्टम कैन फ्रीज एंड देन एक्ट सिमिलरली टू द कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन ब्लड स्टीम कॉजिंग ब्लॉकेज। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि अगर मॉइस्चर जाता है, ठीक है,
तो हम सभी जानते हैं कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है। तो ये भी पानी है। मॉइस्चर क्या है? नमी। नमी वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? पानी के लिए यूज कर रहे हैं। तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाएगा। और ये सेम वही कहानी है जैसे कोलेस्ट्रॉल जाता है ह्यूमन ब्लड में और जिससे हमें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, सेम कहानी यहाँ पर भी घटित हो सकती है। मॉइस्चर इन द सिस्टम कैन फ्रीज, फ्रीज माने होता है जमना, ठीक है। मॉइस्चर इन द सिस्टम कैन फ्रीज एंड देन एक्ट सिमिलरली टू द कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग ब्लॉकेज। सिस्टम में नमी जम सकती है और फिर मानव रक्त प्रवाह में कार्य कर सकती है जिससे रुकावट हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल काम करता है उसी तरह से ऐसी सिस्टम में मॉइस्चर काम करता है। तो हमें नमी को बिल्कुल हटाना पड़ता है और नमी को हटाने के लिए हम यूज करते हैं रिसीवर ड्रायर का, ठीक है। रिसीवर ड्रायर हम इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं, तो सेम काम भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जो काम इससे पहले रिसीवर ड्रायर ने किया, यहाँ पर भी वही काम किया रिसीवर ड्रायर ने। तो ये आपका हो जाता है स्टेप थर्ड, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में हमने जाना कंप्रेसर के बारे में, स्टेप सेकंड में हमने जाना कंडेंसर के बारे में और स्टेप थर्ड आपका क्या है? रिसीवर ड्रायर। चलिए बढ़ते हैं फिर आपके स्टेप 4 की तरफ। तो स्टेप 4 के बाद हम कहां पर जाएंगे? फिर हम जाते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की तरफ। तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है मैं आपको सभी को बता चुका हूं, ठीक है। तो सेम काम यहां पर भी एक्सपेंशन वाल्व का होगा। स्टेप 4, एज द कंप्रेसर continues to pressurize the system, liquid refrigerant under high pressure is circulated from the receiver dryer to the thermostatic expansion valve, ठीक है। पहले आपका रेफ्रिजरेंट रिसीवर ड्रायर में जाता है और रिसीवर ड्रायर के बाद फिर आपका जाएगा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में, ठीक है। क्योंकि कंप्रेसर सिस्टम पर दबाव डालना जारी रखता है, उच्च दबाव में तरल प्रशीतक रिसीवर ड्रायर से थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व तक प्रचालित होता है। द वाल्व रिमूव्स प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट सो दैट इट कैन एक्सपेंड एंड बिकम्स रेफ्रिजरेंट वेपर इन द इवेपोरेटर, ठीक है। तो यहां पर आकर जो प्रेशर ज्यादा था, कंप्रेसर ने जो प्रेशर बढ़ाया था, और इवेपोरेटर और कंडेंसर में प्रेशर डिक्रीज नहीं करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंडेंसर और इवेपोरेटर जो है ये आपके बेसिकली हीट एक्सचेंजर है और हीट एक्सचेंजर में प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है। तो प्रेशर डिक्रीज कहां पर जाकर हुआ? ये आपका जाकर होता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि कंडेंसर और इवेपोरेटर जो होते हैं, कंडेंसर और इवेपोरेटर जो आपके होते हैं ये बेसिकली क्या है? हीट एक्सचेंजर है। कंडेंसर और इवेपोरेटर जो होते हैं ये आपके बेसिक हीट एक्सचेंजर होते हैं। कंडेंसर और इवेपोरेटर आपके जो होते हैं ये आपके हीट एक्सचेंजर होते हैं और हीट एक्सचेंजर में प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कि दाब क्या रहता है? दाब कांस्टेंट रहता है, यह वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है। तो प्रेशर कहां पर जाकर डिक्रीज हुआ? प्रेशर जाकर डिक्रीज हुआ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो ये आपका हो जाता है स्टेप 4। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? ये आपका हो जाता है स्टेप 4। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फिर बच्चा आपका आता है स्टेप 5। अब ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है लेकिन ये पूरा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो जो काम इवापोरेटर का इससे पहले हो रहा था सेम वही काम इवापोरेटर का यहाँ पर भी होगा। स्टेप 5 में आपका लगा हुआ है इवापोरेटर। तो एक बार आप ये पढ़ लेना, सिंपल थ्योरी है, ठीक है। इवापोरेटर क्या होता है, क्या करता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें और भी चीजें जाननी है। जैसे अगली क्लास से मैं आपको स्टार्ट करूंगा, मैं कंप्रेसर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं कंप्रेसर के और किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस जो होते हैं और फिर लास्ट में इवेपोरेटर।
तो ये 4 चैप्टर हमें अभी और पढ़ने हैं, और ये 4 चैप्टर आपके काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत टाइम लगना है वो इन्हीं 4 चैप्टर में लगना है, बाकी में टाइम इतना आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो लगभग 3-3 घंटा भी लगा लो तो 4 या 12 घंटे में ये कवर हो जाएगा, और लगभग 8 से 10 घंटे में जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही है, लगभग 20 से 24 घंटे में आपका पूरा सिलेबस, ज्यादा से ज्यादा अगर कहोगे तो 30 घंटे में, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है तो 30 घंटे तक आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इवापोरेटर की ये पूरी थ्योरी है। बाकी क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। रेफ्रिजरेंट आएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो कूलिंग मिलती है ये आपकी इवापोरेटर में ही मिलती है, और इवापोरेटर गाड़ी के अंदर की तरफ होगा, ठीक है। चलिए फिर आपका स्टेप 6, तो इस तरह से पूरी साइकिल ये आपकी चलती रहेगी। तो डिफरेंस बच्चे जो आ रहा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये हमारा आता है स्टेप 1 में, क्योंकि स्टेप 1 में कंप्रेसर को चलाने की बात की गई है, ठीक है। और कंप्रेसर को चलाना ही यहाँ पर मेन पार्ट है, बाकी सेम वही कहानी है जो इससे पहले हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। कंप्रेसर जो चलाया जाता है यह एक बेल्ट से और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन पार्ट है आपको इस पर फोकस करना है, बाकी की सेम कहानी वही है जो इससे पहले हम लोग डिस्कस करते आए हैं। चलिए, तो ये आपका पूरा इसकी वर्किंग हो गई, किस तरह से ये ऑपरेट करता है। चलिए, तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का भी काम करता है, सेम वही है। इंसुलेशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गाड़ियों में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो किसको लेकर आती है, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगी, ठीक है। सन लोड काफी होगा। दूसरा यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काम करता है, क्योंकि गाड़ियों के जो शीशे होते हैं इससे भी यहाँ पर रेडिएशन आता है और वो अंदर ही रुक जाता है। तो मेन समस्या यहाँ पर होती है। तो हमें कुछ भी करके कुछ इस तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को हम काफी हद तक रिमूव कर सकें, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो देखिएगा, इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन हम सभी समझते हैं, इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिकली इंसुलेटर होते हैं और ये उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा जो उष्मा का कुचालक हम यूज कर सकते हैं ये हो सकता है ग्लास वूल और फाइबर ग्लास, ठीक है। तो ये हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं और ये बेसिकली क्या है, उष्मा के कुचालक। ग्लास वूल और फाइबर ग्लास ये क्या है, बेसिकली उष्मा के कुचालक। ग्लास वूल और फाइबर ग्लास। तो इंसुलेशन की अगर हम बात करें, ग्लास वूल और फाइबर ग्लास इज यूज्ड फॉर द कार इंसुलेशन। कार इंसुलेशन के लिए ग्लास वूल या फाइबर ग्लास का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड ओवर द बैक ऑफ द रियर सीट ऑफ द कार टू अवॉइड द एयर कंडीशनिंग ऑफ द ट्रंक स्पेस, ठीक है। द टिंटेड ग्लास इज प्रीफर्ड इंस्टेड ऑफ प्लेन ग्लास, ठीक है। अगर हम विंडोज की बात करते हैं, खिड़कियों पर जो आपका मेनली लगा होता है, अगर प्लेन ग्लास है तो प्लेन ग्लास से रेडिएशन ज्यादा आता है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग वो ब्लैक कलर की कोटिंग यूज करने लगे थे, लेकिन उसमें फिर कुछ गलत चीजें हुई, तो जिस वजह से गवर्नमेंट ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। लेकिन हमें फिर भी प्लेन ग्लास को प्रीफर नहीं करना चाहिए, टिंटेड ग्लास आप प्रीफर करते हो, ठीक है। उसमें शेडिंग होती है तो लाइट शेडिंग अलाउ है, ठीक है। बहुत ज्यादा डार्क कोटिंग अलाउ नहीं होती है ग्लास पर, ठीक है। ऐसा हो कि जिसमें थोड़ा बहुत दिखता रहे तो इतनी अलाउ होती है। बहुत ज्यादा ब्लैक कलर की है कि बिल्कुल ही आर पार आप नहीं देख सकते हो गाड़ी के अंदर कौन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, तो इस तरह का ग्लास आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्लेन ग्लास हम यूज करते हैं तो वहां पर ज्यादा रेडिएशन अंदर जाएगा और वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बाकी का जो मटेरियल होता है ऊपर का, साइड का, तो यहाँ पर आप ग्लास वूल और फाइबर ग्लास का अगर इस्तेमाल करोगे तो उस केस में आप काफी हद तक जो बाहर से सूरज की रोशनी के कारण जो रेडिएशन आ रहा है इसे आप रोक सकते हो। तो कार इंसुलेशन के लिए ग्लास वूल या फाइबर ग्लास का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रंक स्पेस के एयर कंडीशनिंग से बचने के लिए कार की पिछली सीट के पीछे इंसुलेशन प्रदान किया जाता है। खिड़कियों के लिए सादे कांच के बजाय टिंटेड ग्लास को प्राथमिकता दी जाती है। प्लेन ग्लास क्यों यूज नहीं करते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि प्लेन ग्लास है आपका सादा कांच, ठीक है, जो आपने नॉर्मल देखा होगा।
देखिए होता ही है एक्चुअल में कि जो गाड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, कंपनी जो चीजें प्रोवाइड कर देती हैं तो वही सही मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप अलग से कुछ चेंजेस कराते हो, मॉडिफिकेशन कराते हो, तो वो जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसके थ्रू ये अलाउ नहीं होती हैं चीजें। जैसे कुछ लोग, आपने देखा होगा ना कि छत के ऊपर सामान रखने के लिए अलग से लगा लेते हैं स्टैंड वगैरह, तो वो भी अलाउ नहीं है। अगर कंपनी दे रही है तो ठीक है, अगर कंपनी अपने आप से नहीं दे रही है तो वो चीजें अलाउ नहीं होती। इसके अलावा आप जो प्लेन ग्लास कंपनी ने अगर दिए हैं इसकी शेडिंग चेंज कराते हो, ज्यादा डार्क फिल्म इस पर यूज करते हो, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन प्लेन ग्लास के साथ प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर इसमें थोड़ा सा चेंज हम कर दें तो काफी हद तक ये जो एसी होता है ये अच्छे से वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि खिड़कियों के बड़े क्षेत्र में काफी गर्मी का रिसाव होता है और उच्च सनलोड भी होता है, ठीक है। सन के कारण, सूरज के कारण यहाँ पर काफी हद तक प्रॉब्लम आती है। द इंसुलेशन प्रोवाइड्स एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग नॉइज लेवल। इंसुलेशन शोर के स्तर को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक एडिशनल एडवांटेज है कि बाहर से जो ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। लेकिन मेन इंसुलेशन का क्या काम है, ये होते हैं उष्मा के कुचालक, यानी कि बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोकते हैं, ठीक है। इंसुलेशन क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक। और कौन कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ग्लास वूल, ग्लास वूल का एंड फाइबर ग्लास का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे प्लेन ग्लास है तो प्लेन ग्लास की जगह आप टिंटेड ग्लास यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो ग्लास वूल है ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर कार की स्पीड कम या ज्यादा होती है तो इसका कार एयर कंडीशनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कार स्पीड ऑन एयर कंडीशनिंग यूनिट, ठीक है। एयर कंडीशनिंग यूनिट पर कार की गति में परिवर्तन का प्रभाव। पहले कहता है द कंप्रेसर ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट इज ड्रिवन बाय द शाफ्ट ऑफ द इंजन ऑफ द कार। जो कंप्रेसर चलाया जाता है ये आपका जो इंजन की शाफ्ट होती है, यानी कि बेसिकली क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। जो कंप्रेसर यहाँ पर बेसिकली चल रहा है यह क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चल रहा है। जो कंप्रेसर बेसिकली यहाँ पर चल रहा है ये आपका बेसिकली क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चल रहा है, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग यूनिट का कंप्रेसर कार के इंजन के शाफ्ट द्वारा संचालित होता है और शाफ्ट भी कौन सी है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है। मैं फिर से कहता हूं, एग्जामिनर पेपर में कंफ्यूज करेगा, एक ऑप्शन कैम शाफ्ट भी डालेगा तो कैम शाफ्ट आंसर नहीं होगा, ये आपका क्रैंक शाफ्ट ही होगा, ठीक है। चलिए, द कंप्रेसर ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट इज ड्रिवन बाय द शाफ्ट ऑफ द इंजन ऑफ द कार। और शाफ्ट में भी कौन सी है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट। द स्पीड ऑफ द कंप्रेसर देयरफॉर वेरीज विद द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द कार। तो इसी वजह से जो कंप्रेसर की स्पीड है यह इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है। इसलिए कंप्रेसर की गति कार की गति के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यह निम्नलिखित तरीके से वातानुकूलन इकाई के कार्य को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। यह इकाई को निरंतर तापमान बनाए रखने की अनुमति नहीं देगा। भाई अगर कंप्रेसर कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, कभी कंप्रेसर की स्पीड ज्यादा है तो कूलिंग ज्यादा होगी, अगर कंप्रेसर की स्पीड कम है तो कूलिंग कम होगी, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट इन द फॉलोइंग मैनर, इट डज नॉट अलाउ द यूनिट टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये अच्छी खासी समस्या पैदा कर देता है और ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यह एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं होने देता है, कभी गाड़ी तेज कभी मंदी, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द यूनिट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। इसकी जो कूलिंग क्षमता है यह इंजन की गति के कारण बिल्कुल प्रभावित होती है, ठीक है। कार की गति में परिवर्तन के साथ इकाई की क्षमता बढ़ती या घटती रहती है और इकाई की क्षमता से यहाँ पर मतलब है इसका कूलिंग कैपेसिटी से, ठीक है।
कार की स्पीड कम या ज्यादा होगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी कम या ज्यादा होती रहेगी। इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो होगी ये भी कम या ज्यादा बिल्कुल होती रहेगी। कार की गति में परिवर्तन के साथ इकाई की क्षमता बढ़ती या घटती रहती है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द यूनिट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। नेक्स्ट देखिएगा, द कंप्रेसर कैन नॉट सर्कुलेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गैस एट लो स्पीड। अगर स्पीड बहुत कम है, ठीक है, अगर स्पीड बहुत कम है तो उस केस में कंप्रेसर भी कैसा होगा, बहुत कम स्पीड पर घूम रहा होगा, ठीक है, और जिससे ज्यादा जो रेफ्रिजरेंट है सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और कूलिंग कैसी होगी, बहुत यहां पर बेकार होगी। कंप्रेसर कम गति पर पर्याप्त मात्रा में गैस प्रसारित नहीं कर सकता है। कम गति पर कंप्रेसर, ठीक है, नहीं कर सकता है। उचित दबाव और तापमान विकसित करे जहां, ठीक है। तो द कंप्रेसर एट लो स्पीड कैन नॉट डेवलप प्रॉपर प्रेशर एंड टेम्परेचर वेयर ए गैस कैन बी कंडेंस्ड। तो ये थोड़ा सा हिंदी में आपका गलत आ रहा है। कम गति पर कंप्रेसर उच्च दबाव और तापमान विकसित नहीं कर सकता है। विकसित नहीं कर सकता है जहां गैस को संघनित किया जा सके, ठीक है। तापमान अगर कम होगा तो कंडेंसर भी अच्छे से काम नहीं करेगा और कूलिंग यहाँ पर क्या होगी, अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मोटा मोटा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो कंप्रेसर की स्पीड है इससे कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल प्रभावित होती है। अगर स्पीड अच्छी है तो कूलिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी और अगर स्पीड कम है तो कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर कैसी रहेगी, सही नहीं होगी, ये बेकार रहेगी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट यहां पर है इफेक्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑन फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। ईंधन खपत पर एयर कंडीशनिंग का प्रभाव। ये अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है भाई, अर्थव्यवस्था तो नहीं होगी, यह बेसिकली आपका फ्यूल कंजम्पशन या ईंधन खपत की बात कर रहा है। या इंग्लिश में आप क्या कहते हो, फ्यूल कंजम्पशन। चलिए, तो कार एयर कंडीशनर की शीतलन क्षमता काफी अधिक है। इंजन चालित कंप्रेसर 1 से 10 एचपी को अवशोषित कर सकता है, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पर जो कंप्रेसर होता है ये आपका 1 से लेकर 1 to 10 हॉर्स पावर। एचपी का मतलब यहाँ पर क्या है, हॉर्स पावर। 1 to 10 हॉर्स पावर एचपी। तो भाई ये अच्छी खासा है, ठीक है, ये अच्छा खासा पावर कंज्यूम कर रहा है। ये जो पावर कंजम्पशन है, जो कंप्रेसर जो पावर ले रहा है, ये बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। तो कार एयर कंडीशनर की शीतलन क्षमता काफी अधिक है। इंजन चालित कंप्रेसर 1 से 10 एचपी को अवशोषित कर सकता है और कार की ईंधन खपत प्रभावित होती है। आरक्षित शक्ति कम होने पर कार का त्वरण भी प्रभावित हो सकता है। अगर आप एसी चलाओगे तो आपने देखा भी होगा कि अगर देखिए, अगर आपका जो व्हीकल है, ठीक है, ये ज्यादा सीसी का है, ठीक है, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वहां पर आपने इस चीज को फील नहीं किया होगा, लेकिन जो छोटी गाड़ियां होती हैं जैसे 800 सीसी की आप बात करोगे, 1200 सीसी की बात करोगे, ठीक है, तो वहां पर ये आप इफेक्ट बिल्कुल देख सकते हो कि जैसे ही आप एसी ऑन करते हो तो उसकी स्पीड में अचानक से क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। और जब आप एक्सेलेट करते हो तो वो अच्छे से एक्सेलेट नहीं हो पाएगा, ऐसा लगेगा कि गाड़ी बहुत मतलब बहुत ज्यादा लोड महसूस कर रही है। जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनकी सीसी ज्यादा होती है, 2000 है, 2400 है, ठीक है, 4400 सीसी है, आप ऊपर की तरफ चलते जाओगे तो वहां पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी हॉर्स पावर भी ज्यादा होगी। मान लिया 800 सीसी है, 800 सीसी है आपके पास, 1200 सीसी है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल आती है क्योंकि इसका हॉर्स पावर भी कैसा होगा, ये भी कम होता है, ठीक है। तो आरक्षित शक्ति कम होने पर कार का त्वरण यानी कि एक्सेलेरेशन भी प्रभावित होता है, ठीक है।
एयर कंडीशनिंग यूनिट के उपयोग के कारण ईंधन की बचत का नुकसान 1 से 1.5 किलोमीटर पर लीटर तक हो सकता है। इतना फ्यूल कंजम्पशन आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आजकल इतना ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। कूलिंग अच्छे से होनी चाहिए, बाकी ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। मान लिया आपकी गाड़ी जो नॉर्मल माइलेज दे रही है ये 18 का दे रही है, तो एसी अगर आप चलाओगे तो ये आपका 16.5 से, ठीक है, ये आपका कितना हो सकता है 17 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर ये कितना आ जाएगा, ये मान लिया ये हमारे पास एक पेट्रोल इंजन है और पेट्रोल हमने लगाया 100 रुपये का, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 16.5। कितना नुकसान आप देख सकते हो। ज्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी होता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं होता है। तो मान लिया यहाँ पर हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ रही है 5.5 रुपये। इस केस में कॉस्ट कितनी पड़ेगी 16 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये आपकी 6.2 के आसपास पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं है अंतर, लेकिन अंतर है, ऐसा नहीं है कि आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप इसे पर डे, पर मंथ और पर ईयर काउंट करोगे तो यहाँ से भी अच्छा खासा आप देख सकते हो। तो एयर कंडीशनिंग यूनिट के उपयोग के कारण ईंधन की बचत का नुकसान 1 से 1.5 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। तो इतना फ्यूल कंजम्पशन आपका क्या रहेगा, ज़्यादा हो जाता है। अधिकतम कंप्रेसर शक्ति की आवश्यकता तब होती है जब कार उच्च परिवेश के तापमान की स्थिति में अधिकतम गति से चल रही हो, ठीक है। तो अगर स्पीड ज़्यादा है तब कूलिंग इफेक्टिव मानी जाती है, तो पावर कंजम्पशन भी कैसा होगा, ज़्यादा रहेगा। बिकॉज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कार एयर कंडीशनर इज क्वाइट हाई, द इंजन ड्रिवन कंप्रेसर में अब्जॉर्ब 1 से 10 हॉर्स पावर आपका कंप्रेसर ले लेता है। तो इससे फ्यूल इकोनॉमी क्या होती है, बिल्कुल अफेक्टेड होती है। द कार एक्सेलेशन में ऑल्सो भी अफेक्टेड, ठीक है। एक्सेलेशन क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, यानी कि इंजन ऐसा लगेगा ना कि जैसे बहुत ज्यादा लोड हो। यार सेम वही कहानी है, मान लिया आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, और आपके पीछे बैग पर थोड़ा सा वजन लटका दें, ठीक है, तो आप भी कैसा महसूस करोगे कि बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और आपका एक्सेलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर भी होगी। द कार एक्सेलेशन में ऑल्सो भी अफेक्टेड इफ द रिजर्व पावर इज स्मॉल, ठीक है। The loss of fuel economy can be of the order of 1 to 1.5 kilometer per liter due to the use of air conditioning unit. The maximum compressor power is required when the car is running at maximum speed under high ambient temperature conditions, ठीक है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम कंप्रेसर पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी इतना कुछ खास है नहीं, सिंपल थ्योरी है। कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे बता ही चुका हूं, जो डिफरेंस है वो मैग्नेटिक क्लच से आता है, ठीक है। सन लोड क्या होता है और आपका विंड्स डिस्प्लेसमेंट लो क्या है, ठीक है। ग्लास का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो मेजर पार्ट में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, सिंपल थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी में मैं आपको मेनली बता चुका हूं, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। बाकी जब एक बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इजी क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बेसिक आता हो, सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सोल्व कर ले जाओगे। चलिए तो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा यहाँ तक कोई अगर डाउट है, बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी आपकी होगी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरा पूरा टारगेट ये रहेगा कि मैं मई में आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से, बस आप बेसिक पढ़ते रहो, बेसिक को अच्छा रखो, बाकी अब ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, कुछ कुछ पार्ट अलग होते रहेंगे, बाकी मेन फंक्शनिंग आपकी सेम रहेगी। चलिए यहाँ तक मुझे बताइएगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या कहीं पर कोई भी आपका डाउट है। वेरी गुड, ठीक है ललित, हर्षित, वेरी गुड, ठीक है श्याम बाबू। चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड।